नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सूर एम्पायर। ठीक है, सूर एम्पायर ये शेरशाह सूरी के नाम से फिर सूर एम्पायर पड़ा है। ठीक है, तो इस इसका मैंने आप लोगों को बताया था, हुमायूं के समय में मैंने बताया था कि ये बहुत ही ट्रांजिशन फेज था। इसमें 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा के बैठ जाएगा गद्दी के ऊपर और वो राज करेगा 45 तक। ठीक है, 1545 तक। और फिर 1545 से लेके 1555 तक उसके वंशज राज करेंगे, जो कि इतना भी रेलेवेंट नहीं है, सेम वैसा का वैसा काम चला आ रहा है। हाँ, इनके बारे में पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सूर एम्पायर बहुत ही छोटे से मतलब इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, सिर्फ 5 साल का जो गैप है इसी के अंदर जो शेरशाह सूरी ने किया है सिर्फ वही रेलेवेंट है। उसमें भी उसने रोड्स रास्ते बहुत अच्छे बनवाए और डाक विभाग अच्छा किया था। यही इसका दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसने किया। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो एकदम नॉर्मल जैसे पहले चल रहा था वैसे का वैसा ही चल रहा था। ठीक है, चलिए तो बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। फरीद इसका एक्चुअल नाम था। ठीक है, फिर ये इसके जो पिताजी थे वो सासाराम बिहार में क्या बोलते हैं एक जागीरदार थे और उसी से फिर इनको पास होता है। वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हुमायूं को हरा के 1540 में ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रूलर बनते हैं और शेर खान से शेर शाह नाम होते हैं। पहले इनका नाम फरीद रहता है, फिर उसके बाद अपने मतलब एक वो क्या कहते हैं कि जंगल में जाके शिकार खेलने के दौरान अपने जो जो उनका जामींदार रहता है उसकी जान ये बचा लेते हैं एक शेर से। तो इसके लिए उनको नाम दिया था शेर खान, शेर शाह। ठीक है, तो शेर खान, सॉरी, शेर खान नाम देता है वो जमींदार और फिर शेर खान से वो शेर शाह बन जाता है जब वो 1540 में मुगल गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, खैर इस 14 साल के बाद पहले लोधीज थे जो अफगान रूलर थे, मैंने बताया था, और उसके बाद शेर शाह सूरी आता है। तो ये भी एक नया अफगान क्या बोलते हैं किंगडम फाइंड करता मतलब फाउंड करता है, एस्टेब्लिश करता है, जो कि मतलब लोधीज के बाद सेकंड अफगान रूल होता है। तो इसको सेकंड अफगान अंपायर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसने किसको इसको हराया वो सब आप लोग देख सकते हैं, कहाँ कहाँ लड़ाई किया वो सबको भी कभी यूपीएससी पूछने वाला नहीं है। बहुत इसने लड़ाई सब यहाँ वहाँ भाग भाग के काफ़ी सारा किया। इंपॉर्टेंट है कि जब सारी लड़ाइयाँ ये जीता उता उसके बाद फिर इसने बुंदेलखंड की तरफ रास्ता किया। वहाँ पे कालिंजर, ठीक है, कालिंजर का किला है ग्वालियर के पास। तो वहाँ पे इसकी कालिंजर के किले के ऊपर इसका दिमाग मतलब ये बैठ गया कि हाँ इसको तो जीतना है। ये बहुत ही मतलब इट वॉज द मोस्ट अनडिफिटेड फोर्ट जो कि उस समय था। मतलब इसको ये जिसके पास है वो अनडिफिटेड रह जाता था, ऐसा इसकी मतलब खासियत थी, इतना मजबूत इसको बनाया गया था। तो इसको ये बेसिजिंग करता मतलब इसको किसी भी तरीके से आक्रमण करके हथियाने की कोशिश में इसके ऊपर एक गोला फेंका जाता है, मतलब गोला वो तोप का गोला फेंका जाता है। वो जाके उसकी दीवार से टकराता है और वो टकरा के वापस इसी के ऊपर आके मतलब इसके बगल में कुछ साजो सामान रखता है उसके ऊपर गिर जाता है और इसको चोट लग जाती है एंड मतलब अल्टीमेटली ही डाइज। ठीक है, तो उसी लड़ाई के दौरान इसकी मौत हो जाती है। हालांकि वो कालिंजा का किला जीत लिया जाता है लेकिन ये इसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, बाकी ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद 1555 में हुमायूं उसको जीत देता है। शेरशाह की रिफॉर्म की बात की जाए तो इसने एक सेंट्रलाइज सिस्टम जैसा कि पहले चला आ रहा था, मुगल बादशाह जो थे आपके अकबर हुमायूं, इन लोग ने भी इसी तरीके सेंट्रलाइज सिस्टम चलाया था। तो वही सेम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया गया। ठीक है, इसके समय के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे सेम वैसा का वैसा लगभग रहेगा। दीवानी वजारत या फिर वजीर जिसको कहता है वो आपका रेवेन्यू और फाइनेंस का मिनिस्टर हो जाएगा। अरीज ये मिनिस्ट्री आपका आर्मी के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट रिसालत ये फॉरेन मिनिस्टर होगा एंड फिर इसका इंशा ये कम्युनिकेशन का मिनिस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने अपने अंपायर को 47 सरकार में डिवाइड करके रखा था। 47 सरकार के अंदर डिवाइड करके रखा था और हर सरकार के अंदर एक शिकदार होता था जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता था और एक मुंसिफ होता था जो कि जज का काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट हर एक सरकार को आगे चल के परगनास में डिवाइड करके रखा था। ये टर्म आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे 24 परगना, 24 परगना करके एक डिस्ट्रिक्ट ही है, दो डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ एंड नॉर्थ करके, दो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं आपके ऑफिसर थे उनका नाम था शिकदार जो कि आपका मिलिट्री ऑफिसर होता था। अमीन ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड काम करता था। पोतेदार ये ट्रेजरर था। कारकुन ये अकाउंटेंट हुआ करते थे। हर एक परगना के अंदर ये चार तो होने होने इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट आते हैं
शेरशाह के समय पे इसने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम किया, साथ ही साथ इसने जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया था वो बहुत ही मजबूत है। इसके बारे में कहा जाता था, इसके समय के एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन ने लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने लिखा है कि भाई शेरशाह के समय पे कोई एक बहुत ही बुढ़ी औरत अपने जिंदगी भर का सारा सोना भर के अपने टोकरी के अंदर, मतलब एक टोकरी भर के सोना लेके अपने सिर के ऊपर आसानी से किसी भी हिस्से में जा सकती है, जंगलों के बीच से भी जा सकती है और उसको कोई छुएगा भी नहीं। इसने इतने कड़े नियम वगैरह बना के रखे थे कि मतलब अगर आपके एरिया के आसपास कोई चोरी होती है तो आप आपके एरिया में, मतलब आप अपने एरिया के हेड हो तो आपके ही हाथ पैर काट दिए जाएंगे। आपको या तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे जो चोरी हुए उतना अमाउंट का, या तो फिर आपको एकदम टफ से टफ सजा, मतलब आपके हाथ काटना, पैर काटना, ये सब मतलब जो अपराध होते हैं इन सब के लिए, इन अपराधों के लिए ये सारी सजा वगैरह कही गई थी। तो इतना टफ मतलब इसने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए थे कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम से मतलब काफी मतलब कंट्रोल में आ गया था। कहीं पे चोरी डकैती वगैरह सुनी ही नहीं जाती थी। जितने भी ट्रेडर्स थे वो सब खुश हो गए थे, यहाँ से वहाँ कहीं पे भी जाओ कोई लूटपाट वगैरह खुश हो रहे। आप लोग समझ सकते हो वो मेडिवल एज है, वहाँ पे हर जगह पे मतलब आप किसी भी अंधेरी जगह से जा रहे हो तो आपके चोरी होने के चांसेस 99% है। तो इतने उसने मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स को इतना मजबूत कर दिया था कि जो आसपास के लोग हैं वही डरे रहते थे कि भाई आप लोग चोरी वोरी मत करो, क्योंकि जनरली आसपास के लोग ही रहते हैं जो चोरी वगैरह करते हैं रोड्स के, हाईवेज के आसपास, आप लोग आज भी जानते होंगे। ठीक है, तो उन लोग के आसपास के लोगों को ही ये जिम्मेदारी छोड़ दी कि भाई उस रोड रास्ते से कोई भी जाएगा, अगर चोरी वगैरह हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है, आप ही को पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो आपका एक एक टांग, एक एक पैर, हाथ पैर सब काट लिया जाएगा। इस तरीके से खतरनाक खतरनाक सजा देता था, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर एकदम से पक्का हो गया था, एकदम मस्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसने 4 इंपॉर्टेंट हाईवेज को बहुत अच्छी तरीके से रीडेवलप किया था। तो सोनागांव से सिंध एक हाईवे है, आगरा से बुरहानपुर एक हाईवे है, जोधपुर से चित्तौड़ हाईवे है, लाहौर से मुल्तान हाईवे है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ 4 हाईवे हैं। इसके अलावा ग्रांड ट्रंक रोड जो कि चिट्टागोंग, जो कि अभी राइट नाउ बांग्लादेश में एकदम ईस्टर्न पॉइंट पे है, वहां से यहाँ पे काबुल अफगानिस्तान तक जाने वाली आपकी जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, वो इतना मतलब इसने बनवाया था। उसका उस समय नाम, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस दोस्तों, थोड़ा सा टिम 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 कोई ना कोई मैसेज चलता रहता है। खैर आते हैं, तो इसने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया जो कि आपके चिटागोंग, जो कि आपके बांग्लादेश के ईस्टर्न पॉइंट पे है, और वहाँ का पोर्ट भी आप लोग जानते होंगे। मैपिंग अगर आप लोगों ने देखी होगी मेरी तो उसमें आप लोगों को मैंने बनाया है, देख लीजिए, आप लोग इसी चैनल के ऊपर देख लीजिएगा, बांग्लादेश स्पेस यूपीएस सिटी मैपिंग करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, खैर इसने काबुल से लेके चिटागोंग तक की ये ग्रैंड ट्रंक रोड ये आज भी चलती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इसी को NH1 NH2 कहा जाता है। ठीक है, तो वहां से लेके यहाँ तक ही चला आ रहा था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड उस समय इसका नाम नहीं था, उस समय इसको सड़क ए आजम कहा था। ठीक है, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। ठीक है, ये जेड है मेरा, ओके, ये जेड है, ओके, या फिर ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, आजम। इसी के समय पे मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, पद्मावत जिसके ऊपर पद्मावती या पद्मावत मूवी बनी हुई है, हाँ पद्मावत मूवी बनी हुई है, वो आप लोग इन्हीं इसी बुक के ऊपर लिखी गई। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। इसने पुराना किला करके एक वॉल्ड सिटी बनाई थी। अब तो ये पूरी तरीके से खंडर टाइप हो गई है, अभी भी ये है, आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसने अपना खुद का एक टॉम बनवाया सासाराम में। ठीक है, पानी के बीचों बीच में ऐसे बनवाया। ठीक है, बहुत ही सुंदर लिखता है देखने में। खैर इससे ज़्यादा आप लोग को इसमें पढ़ना नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे मैंने बात कर ली है। चलिए इसके साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल अगले लेक्चर में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।